नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा एकेडमी पे। तो चलिए एक नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ हम लोग आज फिर से आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं पहले एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। आज हम लोग एक उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या कहा गया? अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी न लिख दे। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी न लिख दे। तो दोस्तों इसी उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज कल की टॉपिक में हमने देखा, पहले हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण टैग्स देखे, जो क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे देखा जाता है, ऑप्शन में कैसे उसको पकड़ा जाता है। कुछ सकारात्मक, जब प्रश्न सकारात्मक होते हैं उसको देखें, जब प्रश्न नकारात्मक उसके जो कीवर्ड होते हैं, टैग वर्ड होते हैं, हम लोगों ने क्या देखा, ऑप्शन में जैसे दिया रहता है 4 प्रश्न बनते हैं आपके, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। कौन से प्रश्न नकारात्मक पूछ रहा है, कौन से सकारात्मक पूछ रहा है, हम लोगों ने उसको एक एक करके देखा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न हमेशा बनते हैं उसको देखा, एनसीएफ 2005 को देखा। ठीक है, और एनसीएफ के बारे में जो चीजें कही गई थी हमने उसको एक एक करके देखा। तो आज इसके बाद हम लोग आज की टॉपिक चर्चा करेंगे आरटीई। आरटीई जो होता हमारा उसको देखेंगे। आरटीई होता क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये क्या होता है? राइट टू एजुकेशन जो हमारा होता है ये क्या होता है? क्योंकि इससे भी आपके सीटेट में प्रश्न बनना निश्चित ही रहता है। इससे काफी बार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि सीटेट ज्यादातर जो पेडागॉजी होती है वो ऐसे ही प्रश्न बनाती है जो कि मुख्य मुख्य पॉइंट होते हैं, आपको उसी में से पकड़ना होता है। तो इस तरीके से हम लोग आज देखेंगे क्या, राइट टू एजुकेशन जो हमारा शिक्षा का अधिकार है 2009, वर्ष 2009, इसको देखते हैं क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीजें कही गई हैं। तो शिक्षा का अधिकार वर्ष 2009, तो इसमें क्या है, 2002 में संविधान के 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 जो भाग अ है या ए है या भाग 1 है जो भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के, कितने से? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, सभी बच्चे जो है उनको क्या करना है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने क्या किया गया है, प्रावधान किया गया। किसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, क्या कहा गया? संविधान में 86वें संशोधन अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जो भाग 3 है उसमें क्या कहा गया है कि कोई भी बच्चा हो जो 6 से 14 वर्ष का हो उसको क्या गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। फिर अगली लाइन देखते हैं, इसको प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम क्या किया गया, पारित किया गया। हमारा जो अधिनियम है ये लोकसभा में कब पारित किया गया था? 4 अगस्त सन 2009 को। इसके बाद 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया है। लागू कब होता है, पारित कब होता है? सबसे मुख्य पॉइंट देखिए, ये पारित होता है 4 अगस्त 2009 को और लागू कब होता है? 1 अप्रैल 2010 को। इसमें अपवाद स्वरूप होता है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सब जगह ये लागू होता है। अपवाद स्वरूप आप लोग याद रखेंगे जम्मू कश्मीर को। इसके बाद आगे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो हमारा है 2009 क्रियान्वयन जो इसका दिया गया किया गया है वो कक्षा कक्ष के अनुसार क्या अधिक समझाती है। इसके बाद इसका आरटी ऑफिशियल नाम क्या है इसका देख लेते हैं, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसको इसका क्या नाम, ऑफिशियल नाम दिया गया है। इसके बाद इसमें क्या है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण धाराएं दी गई हैं जिसमें इस बात कुछ महत्वपूर्ण बातों को कही गई है। हम लोग क्या करेंगे, एक एक धाराओं को देखेंगे, उसमें जैसे डायरेक्ट किसी धारा से ही प्रश्न, एक धारा उठाया उससे ही डायरेक्ट प्रश्न आपके ऑप्शन में करके बना दिया, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहला धारा क्या, धारा 12, इसमें क्या कही, आरटीई 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती है। बात इसमें क्या कही गई है, जो प्राइवेट स्कूल में है उसमें कितने प्रतिशत जो हमारी सीट होती है, गरीब बच्चे जो हमारे होते हैं उनके लिए क्या कही गई है, आरक्षित की गई है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या कही, धारा 28 देखते हैं। धारा 28 का शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। इसमें क्या कही गई है, धारा 28 में शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है, इसको देख लेते हैं। आगे देखते हैं फिर आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होता है, 30:1 होता है। अनुपात कितना होता है, 30:1।
तो इसको देख ले, प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होता है? 30:1 होता है। और आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर जो होते हैं, उच्च प्राथमिक में कितने होते हैं? 35:1। शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होता है? प्राथमिक में जब रहेगा तो आप लगाएंगे कितना? 30:1, और जब उच्च में पूछेगा तो 35:1। इसके बाद क्या है? आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है, जो प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या, जो बच्चों की संख्या 200 से अधिक है, तो विद्यार्थी एवं शिक्षक अनुपात कितना होगा? 40:1 का होगा। ठीक है। इसके बाद अगली लाइन, यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे, 150 से अधिक बच्चे हो तो इसके लिए प्रावधान क्या किया गया? 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक। ठीक है। क्या कहा गया? यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हैं तो इसके लिए प्रावधान किया गया है 1 प्रधानाध्यापक और कितने शिक्षक होंगे? 5 शिक्षक होंगे। चलिए अगली लाइन देखते हैं क्या कही। आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं? 45 घंटे। ठीक है। आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए जो एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य कितना निर्धारित किया गया? वो किया गया केवल 45 घंटा। इसके बाद आगे देखिए, आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितने होते हैं? 800 घंटे या फिर 200 दिन होते हैं। ठीक है। न्यूनतम जो शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कुल कितने होते हैं? 800 घंटे या फिर 200 दिन होते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलिए बढ़ते हैं। इतना हम लोगों ने समझ लिया क्या क्या चीजें, सबसे महत्वपूर्ण चीजें अनुसार क्या होता है? 2009 के अनुसार आरटीई 2009 के प्राथमिक कक्षाओं में अगर छात्र और शिक्षक का अनुपात आपसे पूछता है तो आप कितना बताएंगे? 30:1 का। अगर उच्च प्राथमिक पूछता है तो कितना बताएंगे? 35:1 का। अगर 1 से 8 तक प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है, सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है, तो आप कितना बताएंगे? 40:1। यदि प्राथमिक 150 से अधिक बच्चे हैं तो 1 अध्यापक रहेगा, बाकी प्रधानाध्यापक रहेगा और हमारे 5 शिक्षक हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आरटीई 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए? ठीक है। जो आरटीई 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले जो हमारे बच्चे हैं उनको किस शिक्षा व्यवस्था के साथ पढ़ाना चाहिए? तो आपको पढ़ाना चाहिए समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा पे हम चर्चा पिछली कक्षा में भी किए, इसमें क्योंकि सीटेट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। आगे हम बताएंगे इसको। इसके बाद क्या कि आरटीई 2009 के अनुसार उसके अनुसार क्या कहा गया है? दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा कितने वर्ष? 18 वर्ष तक। ठीक है। वैसे कितना है? 6 से 14 वर्ष, लेकिन जो दिव्यांग बच्चे हमारे हैं उनके लिए कितना है? 18 वर्ष तक है। आगे देखते हैं। भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया 135वां देश। भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला कौन सा देश बन गया है? 135वां देश। आगे देखते हैं हम लोग अगली लाइन क्या कही गई है। एक एक लाइन हम लोग क्या टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं एकदम। जो चीज परीक्षा में डायरेक्ट आपसे एक लाइन से प्रश्न उठते हैं उसको हम लोग देख रहे हैं, मुख्य पॉइंट। आरटीई 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसे होगा? तो होगा आपका केंद्र सरकार को। किसे होगा? ये चीज पूछी जा सकती है। आरटीई 2009 के अनुसार तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों व विकास का जो लागू होता है, मानकों का विकास जो लागू होता है वो करने का अधिकार किस सरकार को है? तो आपका किसको होगा? वो केंद्र सरकार को होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे समाजीकरण, सोशलाइजेशन क्या होता है, समाजीकरण। ये भी एक टॉपिक होती है आपकी, इससे भी प्रश्न आपके बनना तय रहते हैं। तो समाजीकरण क्या होते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। तो समाजीकरण से आपको जाहिर सी बात पता होगा, समाज से मतलब 2-4 लोगों के मिलने से ही तो समाज बनते हैं भाई। हमारी संस्कृति, हमारी जो सभ्यता होती है उसी से हमारा समाज बनता है। तो उसमें क्या है उसको देख रहे हैं। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन तक क्या करे? निरंतर चलती है। यह प्रक्रिया क्या होती है? निरंतर चलती है। मानव इसमें क्या करता है? कुछ ना कुछ जीवन पर्यंत सीखता रहता है। यही क्या होती है? हमारी समाजीकरण। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन पर्यंत या निरंतर तक चलती रहती है। फिर समाजीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित होती है। ठीक है। ये क्या होती है? समाजीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित होती है। इसके प्रभावित करने वाले कारक क्या है? पहला हमारा क्या है? पालन पोषण। पालन पोषण भी हमारा क्या करता है कि ये भी क्या करता है? समाजीकरण को प्रभावित करता है। फिर क्या है? सहयोग। सहयोग से क्या होती है? समाज की नींव रखी जाती है। भाई 2 लोग 4 लोग मिलकर समाज की नींव रखते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या है?
अनुकरण है। अनुकरण का मतलब होता है जो कुछ भी मतलब हम देख कर सीखते हैं, नकल कर कर सीखते हैं, या कुछ ना कुछ क्या होता है, जरूरी नहीं है, कुछ ना कुछ हम लोग सीखते ही रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पुरस्कार एवं दंड। ठीक है, पुरस्कार एवं दंड से भी समाजीकरण का निर्माण होता है। कुछ ना कुछ इसमें, जैसे कोई चीज होता है तो उसमें पुरस्कार दिया जाता है, कोई चीज होता है उसमें दंड, मतलब कुछ ये होता है उसमें कुछ ना कुछ हमारे समाज में कुछ ना कुछ चीजें, रीति रिवाज सिखाए ही जाते हैं। फिर आगे देखिए, आगे देखते हैं समाजीकरण की इकाइयां क्या क्या होती हैं। समाजीकरण की इकाइयां, ये पेपर में बहुत पूछता रहता है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समाजीकरण की इकाइयां, इससे डायरेक्ट प्रश्न आपके बनते हैं। समाजीकरण की इकाइयां कौन कौन सी इकाइयां होती है देख लेते हैं। पहला क्या हमारा परिवार। परिवार ही क्या करता है, नींव रखता है। इसके बाद क्या करता है, बच्चा पहले परिवार में होता है, परिवार से सीखता है कुछ ना कुछ चीजें, माता पिता अपने भाई बहन जो भी रहते हैं घर में उनसे सीखता है। फिर इसके बाद क्या है, विद्यालय। विद्यालय जाता है, वहां भी वो कुछ ना कुछ सीखता है। तो परिवार के बाद क्या होता है उसका विद्यालय। विद्यालय के बाद फिर क्या होता है, अध्यापक होते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, मीडिया। ये सब क्या है, समाजीकरण की इकाइयां है। परिवार, विद्यालय, अध्यापक और मीडिया, ये सब समाजीकरण की इकाइयां। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछते हैं समाजीकरण की इकाइयां क्या क्या है, परिवार दे दिया, अध्यापक दे दिया, मीडिया दे दिया, मतलब कुछ ऑप्शन आपके बनते रहते हैं, उसमें कुछ चेंज करके दे दिया, तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या चीज है। बच्चे के समाजीकरण के मुख्यतः दो तरह की एजेंसियां हैं। यह पूछा जाता है कि एजेंसियां कितनी होती हैं बच्चों के समाजीकरण की, तो मुख्यतः दो एजेंसियां हैं। इससे भी आपके प्रश्न बनते हैं। बच्चों के समाजीकरण की मुख्य एजेंसियां जो होती हैं, सक्रिय एजेंसी में कौन कौन होता है, निष्क्रिय एजेंसी में कौन कौन होता है, उसको देखते हैं, क्योंकि सक्रिय एजेंसी से भी प्रश्न बनते हैं आपके, निष्क्रिय एजेंसी से भी प्रश्न बनते हैं। तो बच्चों के समाजीकरण के मुख्यतः दो तरह की एजेंसियां होती हैं। पहली क्या होती है, सक्रिय एजेंसी। ठीक है, एक्टिव एजेंसी, सक्रिय एजेंसी पहली क्या होती है हमारी, सक्रिय एजेंसी। उसमें देख लेते क्या होता है, जहां बच्चा सक्रिय होता है, जहां बच्चा सक्रिय होता है बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। किसका किसका प्रभाव पड़ता है, परिवार का प्रभाव पड़ता है, दोस्त का, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, स्कूल आदि का क्या होता है, मतलब डायरेक्टली क्या होता है, सीधे तौर पर उसका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। जहां बच्चा क्या होता है, सक्रिय होता है, मतलब एकदम सीखने के लिए कुछ ना कुछ उत्सुक रहता है, एकदम सक्रिय रहता है, तो वहां पर किसका प्रभाव पड़ता है, परिवार का, दोस्त का, पड़ोसी का, रिश्तेदार का, और भी जो चीजें होती हैं उनका प्रभाव पड़ता है। फिर दूसरी हमारी कौन सी एजेंसी आती है, निष्क्रिय एजेंसी। ठीक है, पैसिव एजेंसी, निष्क्रिय। इसका क्या करता है, बच्चे पर सीधा प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका प्रभाव क्या होता है, बच्चे पर सीधा नहीं पड़ता है। बाकी सक्रिय एजेंसी में बच्चे का सीधा प्रभाव पड़ता है, किससे, परिवार से बच्चा सीखता है, दोस्तों से सीखता है, रिश्तेदारों से सीखता है, स्कूल से सीखता है, आदि जगहों पे क्या करता है, कुछ ना कुछ वो सीखता है। लेकिन जो निष्क्रिय एजेंसी हमारी होती है इस पे बच्चे का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे इसमें क्या कहेगा, पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये सब किस में आएंगे, आपके निष्क्रिय एजेंसी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या चीजें दी गई हमारी। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा। इससे आपके प्रश्न बनना तय रहते हैं। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा, क्योंकि बालक को ही सब कुछ मानकर सीटेड प्रश्न बनाता है। हमने पीछे भी कहते आए कि बालक को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। तो चलिए बालक को ही सब कुछ मानकर क्या करेंगे, हम लोग इसको देखेंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इससे आपके प्रश्न बनना निश्चित ही रहता है, इतना जान लीजिए। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न बनना तय है। तो इसके बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन माने जाते हैं आपके, जॉन डीवी। कौन माने जाते हैं आपके, जॉन डीवी। इसके समर्थक कौन माने जाते हैं आपके, जॉन डीवी। इसमें बच्चों के आवश्यकता के अनुसार एक्टिविटीज और उनकी जो क्रियाएं होती है, जो प्लान तैयार किए जाते हैं, वो किसके, बच्चों के अनुसार किए जाते हैं, क्योंकि बच्चे को इसमें क्या हो जाता है, मुख्य बिंदु माना जाता है। तो जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी कुछ होता है, वो बच्चे को ही सेंटर मतलब मुख्य बिंदु मानकर ही किया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में। आगे कहा गया, बच्चे जिज्ञासु, रचनात्मक, सीखने की जन्मजात क्षमता रखते हैं। जो बच्चे होते हैं क्या, वो जिज्ञासु मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ उनके अंदर जानने की इच्छा होती है, जानने के लिए उत्सुक होते हैं। और क्या, रचनात्मक, कुछ ना कुछ नया कार्य वो करते रहते हैं। और सीखने क्या होती है, उनमें जन्मजात क्षमता होती है, कुछ ना कुछ वो सीखने की जन्मजात क्षमता रखते हैं। आगे देखते हैं फिर क्या कही गई है। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसको जाता है, गिजुभाई बधेका को जाता है। ठीक है, किसको जाता है, गिजुभाई बधेका, क्योंकि बच्चे इनको क्या कहते हैं, मूंछों वाली माँ कहते थे।
ठीक है, मूछों वाली माँ किनको कहते थे, गिजुभाई बधेका को। अगर भारत में आपका पूछेगा बाल केंद्रित शिक्षा का जनक या फिर श्रेय किसको जाता है, तो आप किसको लगाएंगे, गिजुभाई बधेका का। वैसे अगर पूछेगा बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक या जनक कौन माने जाते, तो जाहिर सी बात आपको जॉन डीवी। ठीक है, इन दोनों में आप एकदम क्लियर कर लीजिए। अगर भारत में पूछता है बाल केंद्रित शिक्षा, गिजुभाई बधेका, और बच्चे इन्हों प्यार से क्या कहते हैं, मूछों वाली माँ कहते थे। फिर आगे चलते हैं, प्रगतिशील शिक्षा, गतिशील या प्रगतिशील शिक्षा, ये कब खोले गए, इसके विद्यालय कब खोले गए, 1896 में इसके विद्यालय हमारे खोले गए थे। आगे देखिए, प्रगतिशील विद्यालय में करके सीखने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, प्रगतिशील विद्यालय में क्या होता है, करके सीखने, कोई भी चीज होती है उसको क्या पहले उसको करके, क्रिया करके ही बच्चे क्या करेंगे, सीखेंगे। तो ये प्रगतिशील विद्यालय कब आया था, पहली बार विद्यालय कब बोला, 1896 में। और प्रगतिशील विद्यालय में क्या सिखाया जाता है आपके, तो यही सिखाया जाता है, उसमें करके सीखने पर जोर दिया जाता है कि बच्चा कोई भी चीज हो उसको करे, उसको समझे, उस पर चिंतन करे, तर्क करे, आदि चीजें करके क्या करे, उसको पूर्ण करे वो। इसलिए क्या कहा गया है, इस पर प्रगतिशील विद्यालय में करके सीखने पर क्या होता है, जोर दिया जाता है। फिर आगे देखते हैं, प्रगतिशील विद्यालय में बच्चा समाधानकर्ता बने और महत्वपूर्ण कौशल और चिंतन सीखे। वही चीज कही जो भी बताया, प्रगतिशील विद्यालय में बच्चा क्या करता है, समाधान करता है, मतलब कोई भी समस्या होती है उसका क्या करता है, वो समाधान करता है और महत्वपूर्ण कौशल व चिंतन सीखे। जो भी महत्वपूर्ण हमारे कौशल होते हैं, स्किल्स होते हैं, उसको क्या करे, वो चिंतन करे, मतलब थिंकिंग करे, उस पर सोचे, विचार करे, तर्क करे, आदि चीजें करके उसको सीखे। ये थी बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा आपके जैसे मुख्य सीटेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है बाल केंद्रित शिक्षा। इसको आप बहुत ध्यान से नोट करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आगे मुख्य पॉइंट जो है उसको नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग क्या कहेंगे, बच्चा वर्तमान के लिए सीखे। ठीक है, इसमें क्या है, बच्चा वर्तमान के लिए सीखे, लर्निंग फॉर प्रेजेंट लाइफ, बच्चा जो भी सीखे वो अपने वर्तमान के लिए सीखे। दूसरा क्या है, संपूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक को भगवान मानना गलत है। इसमें ये भी बातें कही गई है, संपूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक जो हमारी होती है उसको भगवान मानना गलत है, यह एकमात्र साधन का प्रकार है। ठीक है, यह क्या है, एकमात्र साधन का प्रकार है। प्रगतिशील शिक्षा स्कूल में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का योगदान है। अभी हम बताए ऊपर, प्रगतिशील शिक्षा कौन थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मनोवैज्ञानिक थे कौन थे आपके, जॉन डीवी। इनका ये मुख्य योगदान है प्रगतिशील या गतिशील शिक्षा में। इसके बाद क्या है, आगे देख लेते हैं हम लोग, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अधिगम क्या है, एक सामाजिक सक्रिय और लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए। जो हम सीखते हैं वो क्या होनी, सामाजिक सक्रिय, वह क्या होनी चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां, एरर्स जो हमारे होते हैं एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कही गई, अधिगम प्रक्रिया में जो त्रुटियां होती हैं ये क्या होती हैं, एक स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। ऐसे डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां जो होती है हमारी, इससे डायरेक्ट आपके प्रश्न बनते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बातें कही गई है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां क्या है, उसका एक हिस्सा है, स्वाभाविक हिस्सा है। एरर से ही, त्रुटियों से ही बच्चे की सोच का पता चलता है, त्रुटियों से, एरर से बच्चे की थिंकिंग अर्थात सोच का पता चलता है। जब तक वो कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे, त्रुटि करेंगे, तभी वो सीखेंगे। इसीलिए ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको कहा गया है कि त्रुटियों, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां क्या मानी गई है, बाल केंद्रित शिक्षा में त्रुटियों को भी क्या माना गया, स्वाभाविक प्रक्रिया माना गया है। और बच्चे क्या करते हैं, त्रुटियों से ही कुछ ना कुछ वे सीखते रहते हैं। आगे देखते हैं, कई बार बच्चे कुछ भ्रांतियां बना लेते हैं जिन्हें गलत संप्रत्यय, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ना कहकर अल्टरनेटिव या नेसिव कॉन्सेप्शन कहा जाता है। ऐसे क्या होते हैं, मतलब कई बच्चे कुछ अपने दिमाग में क्या होते हैं, कुछ भ्रांतियां बना ले, कुछ गलत संप्रत्यय बना लेते हैं जिन्हें रॉन्ग कॉन्सेप्ट ना कहकर अल्टरनेटिव या नेव कॉन्सेप्शन कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, क्लासरूम डिस्कशन से इन्हें क्या कहते हैं, ठीक किया जा सकता है। कोई बच्चा होता है, बहुत से बच्चे क्या होते हैं, दिमाग अपने मतलब कुछ भी संप्रत्यय बना ले, कक्षा में रहते हैं तो सबका दिमाग एक जैसा, सबका मस्तिष्क एक जैसा कार्य नहीं करता है, तो उनके दिमाग क्या होता है, कई प्रकार के मतलब भ्रांतियां उत्पन्न होती है। कोई भी क्वेश्चन रहते हैं, कोई भी चीजें होती हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नता वहां पर होती है। तो इस चीज को क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, सारे बच्चे अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से सीखते हैं। और इस चीज को ठीक कहाँ किया जाता है, आपके क्लासरूम में इस चीज को ठीक किया जा सकता है, शिक्षक के द्वारा उसको समझाकर, उसकी भ्रांतियों को, उसके कारणों का पता लगाकर उसको दूर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चा जीवन का ये सब चीजें हम लोगों ने मुख्य जो पॉइंट है हम लोग उसी को लेकर चल रहे हैं। चलिए, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं, भाषा विकास। भाषा विकास से आपके हमेशा सीटेट में प्रश्न बनते रहते हैं, तो उसको देखते हैं। भाषा विकास होता क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग।
तो चलिए आगे लिख लेते हैं उसको, भाषा विकास। भाषा क्या होती है, कैसे होती है, सब कुछ हम लोग एक एक करके अभी समझेंगे, देखेंगे उसको। सर्वप्रथम देखते हैं भाषा। भाषा हमारी संस्कृत के भाष धातु से बनी है। भाषा हमारी संस्कृत के भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ क्या होता है, भाषण देना या फिर बोलना। भाषा हमारी किससे बनी है, भाषा हमारी संस्कृत के भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ क्या होता है, भाषण देना या फिर बोलना। आगे देखते हैं, भाषा व्यक्ति के विचार को व्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा के द्वारा क्या करता है, व्यक्ति अपने बातों को, अपने विचारों को आदान प्रदान व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है। इसके बाद क्या है, भाषा हमारे विचार को आदान प्रदान करने में मदद करती है। भाषा के द्वारा क्या करते हैं, हम अपने विचारों को, अपने बातों को, अपने सब कुछ, क्या जो चीजें होती है उसको क्या करते हैं, आदान प्रदान करते रहते हैं। ठीक है। इसके बाद भाषा के द्वारा हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। भाषा के द्वारा क्या है, अपने भाव जो होते हैं, हमारे अंदर जो भाव होते हैं उसको भी किसके द्वारा बाहर करते हैं हम लोग, भाषा के द्वारा क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं या फिर व्यक्त करते हैं। आगे देखते हैं, भाषा हमें स्वयं अर्जित करनी पड़ती है। हमारी जो भाषा होती है उसे क्या होती है, हम स्वयं से अर्जित करते हैं। ठीक है, इसलिए भाषा क्या होती है, हमें स्वयं अर्जित करनी पड़ती है। भाषा चिंतन के लिए आवश्यक है। भाषा क्या है, चिंतन के लिए आवश्यक है। जो भी कुछ सोचते हैं, जो भी कुछ समझते हैं, विचार करते हैं, तर्क करते हैं, वो क्या होती है, वो हमारे किसके लिए आवश्यक है, चिंतन के लिए क्या है, आवश्यक। इसलिए भाषा क्या हमारी चिंतन के लिए आवश्यक, यही लाइन इसलिए कही गई है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, भाषा को मूलतः निर्धारित करने वाले 4 प्रमुख तत्व। भाषा को मूलतः निर्धारित करने वाले कितने तत्व आपके, तो 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से उसको देखते हैं। पहला हमारा है ध्वनिग्राम, इसे क्या कहते हैं, स्वनिम या फिर फोनिम। ये किसमें जो हमारे वर्ड होते हैं, जो हमारे वर्ड कहलाते हैं, 52 जो वर्ड हैं उसमें जो होते हैं, वो चीज किसमें आएंगे आपके, ध्वनिग्राम, सोनिम, फोनिम, ये सब क्या हमारे वर्ड में आएंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारा क्या है, रूपग्राम, इसे रूपिम मार्फिन कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी शब्द को मिलाकर लिखना, जैसे लिखा गया हल को मिलाकर जैसे कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सब किसमें आएंगे, दूसरे में। इसके बाद क्या, वाक्य विन्यास हमारा है। फिर क्या है, अर्थ विज्ञान है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके इसको देखेंगे और समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे क्या है, ध्वनिग्राम। पहला हमारा क्या था, ध्वनिग्राम। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं, ध्वनिग्राम कहते हैं। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनिग्राम कहते हैं। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में फोनिम तथा संस्कृत में वर्ड कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फोनिम्स, और संस्कृत में क्या कहते हैं, हमारा वर्ड कहते हैं। जैसे क ख ग जो भी चीज होती है सब किसमें आएंगे आपके, जो मात्राएं दी गई हैं, जो व्यंजन, सब कुछ किसमें आएंगे आपके, ध्वनिग्राम या फिर सोनिम या फोनिम या संस्कृत में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा हमारा रूपग्राम। रूपग्राम में क्या होता है, ध्वनिग्राम को आपस में शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इसे रूपग्राम कहते हैं। ध्वनिग्राम को क्या करता है, आपस में कोई भी शब्द बनाने के लिए, उपसर्ग बनाने के लिए, प्रत्यय बनाने के लिए क्या हो जाता है, संयोजित किया जाता है। मतलब उसको संयोज किया जाता है, उसको मिलाया जाता है, उसको जोड़ा जाता है। ये सब क्या ये हमारा क्या कहलाता है, रूपग्राम कहलाता है। अगला देखते हैं, रूपग्राम। रूपग्राम भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। ठीक है, जो रूपग्राम हमारी होती है भाषा की सबसे छोटी क्या, अर्थपूर्ण इकाई। जैसे क्या होता है, राम, श्याम, और भी चीजें जो होती हैं उसको क्या इसी में आएंगे। ठीक है, रूपग्राम क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। आगे चलिए देखते हैं क्या है, आगे हमारा वाक्य विन्यास है। ठीक है, वाक्य विन्यास हमारा है। ये क्या होता है, यह नियम का ऐसा तंत्र है जो यह बताता है कि बालक किस तरह से शब्दों का उपयोग व्याकरणिक वाक्यों के निर्माण में करता है। ठीक है, वाक्य विन्यास क्या बताता है, यह नियम का ऐसा तंत्र है जो यह बताता है कि बालक किस तरह के शब्दों का उपयोग अपने व्याकरणिक वाक्यों के नियम का प्रयोग करने के लिए करता है। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे क्या होता है वाक्य विन्यास, जैसे सीता चाय खाती है। ठीक है, सीता चाय खाती, वाक्य विन्यास में इसमें कहा भी गया है, यह नियम का ऐसा तंत्र है जो यह बताता है कि बालक किस तरह शब्दों का उपयोग करके अपने व्याकरणिक नियमों का प्रयोग करता है। तो इसमें उदाहरण स्वरूप हम देख लेते हैं। जैसे कहा गया सीता चाय खाती है, इसमें इसके बाद हम लोग देखते हैं अर्थ विज्ञान क्या है। लास्ट हमारा क्या था, अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान यह बताता है कि व्यक्ति रूपग्रामों एवं वाक्यों से अर्थ किस तरह से निकालता है। ठीक है, अर्थ विज्ञान में यह बताता है कि व्यक्ति रूपग्राम एवं वाक्यों से अर्थ को किस तरीके से स्पष्ट करता है, उसको देखते हैं। इसमें क्या उदाहरण स्वरूप क्या है, सीता चाय खाती है। ठीक है, सीता चाय खाती है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है।
ठीक है। सीता चाय खाती है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से क्या है, गलत है। ठीक है, सीता चाय खाती है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से क्या है, गलत है। इसलिए शुद्ध क्या होगा, सीता चाय पीती है, ये हमारा शुद्ध रूप होगा, सीता चाय पीती है। तो ये तो वाक्य विन्यास हो गया, हमारा अर्थ विज्ञान हो गया। इसके पहले हम लोग जो फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। आगे भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं क्या होती है उसको लिखते हैं। भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। भाषा का अर्जन निरंतर अनुकरण के द्वारा होता है। हम क्या करते हैं, अनुकरण के द्वारा ही कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। अनुकरण का अर्थ होता है कुछ न कुछ नकल करके, किसी चीज को देखकर, किसी चीज को समझकर उसको सीखना। फिर क्या होता है, भाषा में समाज द्वारा स्वीकृति ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है। भाषा में समाज द्वारा स्वीकृति जो ध्वनियां उनका क्या होता है, संकेतों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, भाषा समाज संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़ी होती है। हमारी भाषा किससे जुड़ी होती है, हमारे समाज से, हमारी संस्कृति से तथा हमारी सभ्यता से क्या होती है, भाषा हमारी जुड़ी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, भाषा की अपनी एक संरचना होती है। हमारी जो भाषा है उसकी क्या होती है, एक संरचना निर्धारित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, भाषा की विशेषताएं हो गई। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है, आगे देखते हैं भाषा के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के प्रकार क्या होता है, मौखिक होती है, लिखित होती है और सांकेतिक होती है। तो पहला हम लोग देखते हैं ओरल। मौखिक क्या होती है, इसे बोल कर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। ठीक है, मौखिक में क्या होता है, ओरल में क्या होता है, बोलकर अपने विचारों को आदान प्रदान क्या कहलाता है, हमारा मौखिक भाषा। फिर क्या है, लिखित। रिटन क्या है, इसमें क्या होता है, अपने विचारों को लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाना। अपने विचारों को लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाना आपका किसमें आएगा, लिखित में, रिटन में आएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा है सांकेतिक। साइन जो होती है हमारे, उसको देख लेते हैं। तो संकेत प्रतीकों या चिन्हों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना है। संकेत के द्वारा क्या करते हैं, चिन्हों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से क्या करते हैं, अपने माध्यमों से उसको क्या करते हैं, विचार का आदान प्रदान करते हैं। किसके द्वारा, संकेत के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, फिर भाषा के प्रकार हो गए हमारे। आगे देखते हैं भाषा का स्वभाव एवं क्रम। भाषा का स्वभाव एवं क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका भाषा का स्वभाव एवं क्रम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये आपके परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, इससे प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, चाहे वो आपके सीडीपी में बने सबसे महत्वपूर्ण हिंदी में आपका बनना फिक्स रहता है, इससे प्रश्न आपका बनता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक, पहला हमारा क्या है, मनोवैज्ञानिक क्रम। पहला हमारा क्या है, मनोवैज्ञानिक क्रम। इसमें क्या होता है, पहले कौन कौन सी चीजें आती है उसको देख लेते हैं। पहले क्या है, सुनना, फिर क्या है, बोलना, फिर क्या है, पढ़ना, फिर क्या है, लिखना। ठीक है, ये क्या हमारे मनोवैज्ञानिक क्रम है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, LSRW। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW। इसके बाद दूसरा हमारा दिया मॉन्टेसरी। मौर्य मॉन्टेसरी के अनुसार इन्होंने क्या चीजें बताई उसको देख लेते हैं। इन्होंने पहला क्या बताया, सुनना बताया है। दूसरा क्या बताया, बोलना बताया। तीसरा इन्होंने पढ़ना न लिखकर क्या बताया, लिखना बताया है। ये चीज आप लोग इसमें एकदम कंफ्यूज मत होइएगा कि मनोवैज्ञानिक विचार और जो मॉन्टेसरी ने, हमारे मॉन्टेसरी ने अपने जो प्रयोग के बच्चों पर जो चीजें उन्हें बताई, जो चीजें भाषा में उन्होंने दी, उसको देखिएगा ध्यान से। इस चीज में कंफ्यूज एकदम मत होइएगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, LSRW। और इन्होंने क्या बताया, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। इन्होंने लिखना को पहले ला दिया, पढ़ना को बाद में किया। लिखना हो गया, फिर पढ़ना। ये किसने दिया, आपका मौर्य मॉन्टेसरी ने। इन्होंने क्या बताया, पहले बताया इन्होंने सुनना। ठीक है, इसके बाद क्या है, बोलना, फिर क्या है, लिखना, इसके बाद क्या है, पढ़ना। ये क्या था, LSRW, और इनका क्या है, LSWR। ये इन सब चीजों में आप एकदम कंफ्यूजन है, इस क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके प्रश्न बनते रहते हैं हमेशा। मनोवैज्ञानिक क्रम, भाषा का जो क्रम होता है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और इसके बाद क्या होता है, मौर्य मॉन्टेसरी जो दिया उन्होंने सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं परिपक्वता, मैच्योरिटी क्या होती है। इससे भी आपके प्रश्न बनते हैं सीटेट में। जो जो चीजें महत्वपूर्ण हैं हम उसको एक पूरा करके लाए हैं, एकदम महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उसको लेके आए हैं। मैच्योरिटी का, परिपक्वता क्या होती है, किसी भी चीज का पूर्ण रूप से विकसित हो जाना। किसी भी चीज का पूर्ण रूप से विकसित हो जाना क्या कहलाता है, परिपक्व, परिपक्व कहलाता है। ठीक है, पर कोई भी चीज होती है उसका क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित हो जाना, या फिर दक्ष, किसी भी चीज में जैसे दक्ष हो जाना, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके परिपक्वता कहलाएंगे।
भाषा विकास के सिद्धांत के अंतर्गत देख लेते हैं, परिपक्वता का सिद्धांत आता है, ठीक है, परिपक्वता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी। इसमें क्या कही गई है उसको देखते हैं। परिपक्वता से अभिप्राय है कि भाषा, परिपक्वता से अभिप्राय है कि भाषा अवयव एवं स्वरों पर नियंत्रण होना है, ठीक है। परिपक्वता से अभिप्राय है कि भाषा अवयव एवं स्वरों पर क्या है, नियंत्रण होना है। जैसे बोलने में जीभ, गला, तालु, होठ, दांत, स्वर, यंत्र आदि क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। बोलने में क्या होते हैं, जीभ होती है, गला होते हैं, जो चीज तालु होती है, होठ होते हैं, दांत होते हैं, ये सब स्वर तंत्र जो हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, हमेशा परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, और अव्यक्त यानी विचारों का आदान प्रदान भी अच्छा होता है। जब ये परिपक्व होते हैं तो इनसे क्या होता है, हमारी अभिव्यक्ति जो होती है, जो हम व्यक्त करते हैं अपने भावों को, अपने विचारों को, उसका आदान प्रदान क्या होता है, आसानी से हम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा क्या, अनुबंधन। दूसरा हमारा क्या, अनुबंधन, किसी वस्तु से जोड़कर बताना। बंधन मतलब क्या होता है, जोड़ना। किसी वस्तु से, अनुबंधन मतलब हो गया हमारा किसी वस्तु से जोड़कर बताना। इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज। इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया है। सहस्वावस्था में बच्चों की शब्दों की जानकारी क्या होती है, मूर्त वस्तु में। मूर्त वस्तु में क्या होती है, जो वस्तुएं दिखाई देती हो, ठीक है। सहस्वावस्था में बच्चों के शब्दों की जानकारी जो दिखाई दे, मूर्त वस्तुएं जो दिखाई दे, वस्तुओं से जोड़कर दी जाती है, ठीक है। जो बच्चे होते हैं सहस्वावस्था में, उनके शब्दों की जानकारी क्या होती है, उनको क्या होता है, कोई भी चीज मूर्त जो दिखाकर उनको उस चीज की जानकारी दी जाती है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको उस चीज को, एक एक वस्तु को तोड़कर, मरोड़कर, छोड़कर क्या करते हैं, उसको कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसलिए क्या होती है, उनको मूर्त चीजें, मूर्त वस्तुएं हमेशा दिखाई जाती है। इसके माध्यम से सहस्वावस्था में वो सीखते हैं। आगे देखते हैं, यदि बच्चों को किसी चीज या वस्तु को दिखाया जाता है तो बच्चा जल्दी सीखता है। किसी चीज को बच्चे को क्या करना है, कोई भी छोटा बच्चा, आप उसको यहीं पर कुछ ला के मतलब उसको दिखाइए, उसको दिखाएंगे आप तो क्या करेगा, बहुत जल्दी सीखेगा। कोई भी चित्र, कोई भी माध्यम से उसको क्या करेंगे, दिखाएंगे, तो वो उस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ता है, समझता है। क्योंकि जो बातें कही जा रही है प्राइमरी के बच्चों के लिए, छोटे से बच्चों के लिए कही जा रही, सीटेड क्या करता है, उसी प्रकार से प्रश्न बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, ठीक है। इसका भी सिद्धांत देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन क्या होता है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। अनुकरण करना, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने क्या माना है, बालक अपने परिवार, अपने विद्यालय, अपने सहपाठी के द्वारा क्या करता है, कुछ ना कुछ क्या करता है, वो सीखता रहता है, अपनी भाषाओं को सीखता रहता है। किसके द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, अपने विद्यालय के द्वारा, अपने साथियों के द्वारा, अपने मतलब जो भी चीज, पास पड़ोसियों के द्वारा, अपने समाज के द्वारा, अपने सभ्यता के द्वारा बच्चा क्या करता है, कुछ ना कुछ चीजें सीखता रहता है। आगे देखते हैं चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत। चॉम्स्की जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने जो भाषा सिद्धांत देखते हैं, उनकी लाइन क्या कही गई है, इन्होंने क्या कहा है, चॉम्स्की भाषा को जन्मजात मानते थे, ठीक है। ये क्या मानते हैं, इन्होंने माना है कि भाषा जो हमारे अंदर होती है वो क्या होती है, जन्मजात होती है। अर्थात बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। जो बच्चे होते हैं, इन्होंने माना है कि वो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे भाषा के सीखने की क्षमता के साथ क्या होते हैं, पैदा होते हैं। इसलिए इन्होंने क्या माना है, जन्मजात माना है भाषा को। जैसे क्रिंदन मतलब रोना, सांकेतिक भाषा आदि चीजें क्या करते हैं, बच्चा जो छोटा होता है तो रोता है, चिल्लाता है, मतलब कुछ भी करता है, संकेत करता है। तो इन्होंने वही चीज माना है। अभी हम आगे चॉम्स्की को देखेंगे अच्छे तरीके से, इस चीज को समझेंगे। उन्होंने अपने सिद्धांत में और भी चीजें बताई हैं, उसको देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग चिंतन। चिंतन क्या होता है, थिंकिंग, सोच, विचार, तर्क क्या होता है, उसको देखेंगे, ठीक है। चिंतन क्या होता है, चिंतन, ठीक है। देखिए ये सोच रही, कुछ ना कुछ ये क्या कर रही है, सोच रही है, क्या इनके दिमाग में चल रहा है कि इन्होंने क्या सोच रही। तो चलिए देखते चिंतन होता क्या है, थिंकिंग जो हमारी होती है, क्योंकि इससे भी आपके प्रश्न सीटेट में बनते हैं। तो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम उन्हीं विचारों को हम क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं, ठीक है। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हीं विचारों को हम क्या करते हैं, चिंतन कहते हैं। चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता है। जब तक समस्या उत्पन्न नहीं होगी तब तक चिंतन का आरंभ, चिंतन दिमाग में, मस्तिष्क में नहीं होगी। क्योंकि चिंतन तभी होगा भाई जब हमारे सामने कोई भी चीज समस्या उत्पन्न होती है तो हम उस चीज के बारे में क्या करते हैं,
सोचते हैं, तर्क करते हैं, विचार करते हैं, तभी तो चिंतन होता है। तो क्या होता है, इसी से चिंतन समस्या उत्पन्न होती है। समस्या का समाधान होने के बाद क्या होता है, ये होने तक चलता है। चिंतन हमारा क्या होता है, जब तक चलता है तब कैसे होता है, ये क्या होता है, चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न, कोई भी समस्या रहती है जब तक समस्या उत्पन्न होगी तभी तक चलता है, और समस्या का समाधान जब हो गया तो चिंतन हो गया, समझ लीजिए। आगे देखते हैं चिंतन के प्रकार। चिंतन के प्रकार में क्या कहता है, पहला क्या है, स्वलीन चिंतन। ठीक है, स्वलीन चिंतन क्या है, इसका स्वलीन मतलब क्या होता है, स्वयं में ही लीन रहना, स्वयं मतलब खुद में ही लीन रहना, स्वलीन चिंतन में आएगा। ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो, स्वलीन चिंतन कहलाता है। ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो, वो क्या कहलाता है, स्वलीन, स्वयं में ही लीन रहना, वो कहलाता है स्वलीन चिंतन कहलाता है। ठीक है, दूसरा हमारा यथार्थवादी चिंतन। यह चिंतन क्या है, यथार्थवादी चिंतन हमारा क्या है, वह वास्तविकता से संबंध जोड़ता है। यथार्थवादी चिंतन हमारा क्या करता है, यह वास्तविकता, जो वास्तविक चीजें दिखाई गई, जो अनुभव होते हैं, जो विचार होते हैं, उनसे क्या होता है, ये संबंध जोड़ता है। चिंतन के प्रकार आगे चलिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेटिव थिंकिंग। ठीक है, चिंतन जो अब प्रकार जो दिए उसमें देख लेते हैं। पहला अभिसारी चिंतन, इससे आपके प्रश्न देखिए बनते हैं, जो अभी बता रहे हैं इससे क्या होते हैं, प्रश्न बनते हैं। तो उसको देख लेते हैं, अभिसारी चिंतन क्या होता है। इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं। ठीक है, अभी मतलब क्या होता है, अभी मतलब जैसे क्या होगा, कोई भी चीज हो गई, देखिए समझ लीजिए यहीं पर ये होगी, ये हमारा क्या होगा, केंद्र हो गया, ये हमारा केंद्र हो गया। अभी मतलब क्या होगा, किसी केंद्र पर क्या होना है, इकट्ठा होना है, इधर से इधर से इधर से एक ही जगह क्या होना है, एकत्रित होना है। इसमें क्या है, इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं और समस्या एक ही समाधान होता है। जैसे भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, डायरेक्ट। इसमें क्या होता है, समस्या दी रहती है, जो भी क्या होती है मुख्य बिंदु पर ही केंद्रित होती है, डायरेक्ट इससे होता है। भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। ये हमारा क्या है, अभिसारी चिंतन है। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद अंत वाला, क्लोज एंडेड वाला होता है। जो प्रश्न होता है, जो समाधान होता है, वो क्या होता है, बंद अंत वाला। इस चीज को आप एकदम क्लियर याद करिएगा, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। इस चीज को, ऐसे प्रश्न बनते हैं, इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान जो हमारा होता है बंद अंत वाला होता है। आगे देखते हैं अपसारी चिंतन। अपसारी मतलब क्या होता है, अभी मतलब तो अभी हम लोगों ने देखा एकत्रित होना एक स्थान पर। अपसारी मतलब क्या होता है, फैलाव। ठीक है, अपसारी मतलब क्या होता है, इसका फैलाव होता है। उसको देख लेते हैं क्या होता है। इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है। इसमें समस्याएं क्या होती है, एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती, वो क्या होती है, फैली हुई होती है। ठीक है, अपसार। ठीक है, तो एक इसमें समस्या को कल्पना, शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर एकत्रित नहीं होती हैं और हम क्या करते हैं, कल्पना करके, सृजनात्मकता करके, कुछ भी चीजें करके उसको क्या करके सोच सकते हैं, अनेक प्रकारों से सोच सकते हैं। इसके उत्तर क्या होते हैं, अनेक प्रकारों से दिए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें। अब इसमें क्या पूछा था, इसमें एक क्या था, एकदम अभिसारी में एक ही बिंदु पर था, और इसमें क्या था, इसमें फैलाव हो गया, एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होता। उसमें डायरेक्ट ऐसे प्रश्न बनता है, भारत की राजधानी क्या है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, बहुत चीजें हैं, जैसे क्या भारत के कुछ भी कर लेते हैं उसमें। और अपसारी में क्या होता है, अपसारी में क्या, कोई भी चीजें क्या होती हैं, कल्पना करके, तर्क करके, विचार करके अनेक प्रकारों से उसका वर्णन कर सकते हैं। जैसे पूछ सकता है दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, और भी चीजें आप देख लीजिए, उठा लीजिए, उनका मतलब क्या होता है, कई प्रकारों से उनके उत्तर दिए जा सकते हैं। इसमें देख ले, इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान मुक्त अंत वाला, ओपन एंडेड। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये क्या है, बंद अंत वाला, ये क्या है, मुक्त अंत वाला होता है। ये प्रश्न आपके बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एकदम इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप एकदम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा हमारा क्या, आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। गुण और दोष क्या, हमारे जो गुण हमारे दोष होते हैं वो क्या कहते हैं, आलोचनात्मक। आलोचना का मतलब ही होता है गुण दोष को दिखाना, गुण दोष को जाहिर करना, उसको समझना। तो गुण दोष को आलोचनात्मक चिंतन कहा जाता है। ठीक है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभिसारी अपसारी है। इस चीज को आप एकदम नोट करके जाइएगा, समझ के जाइएगा, देख के जाइएगा, कि ऐसे परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं चिंतन के सामान्य प्रकार। अब चिंतन के सामान्य प्रकार भी देख लेते हैं हम लोग। चिंतन के सामान्य प्रकार में क्या क्या चीजें कही गई, क्या क्या बातें कही, उसको देख लेते हैं। पहला क्या है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। ठीक है, इसमें क्या क्या है, ये प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, मूर्त, जो चीजें हमको सामने दिखाई देती हैं। चलिए, कंक्रीट थिंकिंग, तो उसको देख लेते हैं।
जो चीजें दिखाई देती हैं उनके बारे में चिंतन करना प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। ठीक है, जो चीजें हमको दिखाई देती है प्रत्यक्ष रूप से सामने उपस्थित होती है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। यह चिंतन क्या होता है, निम्न स्तर का होता है। यह चिंतन कैसा होता है, निम्न स्तर का होता है। दूसरा क्या, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये क्या होता है, अमूर्त होता है। जो चीजें दिखाई नहीं देती उनके बारे में विचार करना क्या होगा, प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है, जो अमूर्त चिंतन। इससे आप याद रखिएगा, प्रत्यात्मक चिंतन को अमूर्त चिंतन और प्रत्यक्षात्मक चिंतन क्या कहते हैं, मूर्त चिंतन कहते हैं। इसके बाद काल्पनिक चिंतन। ठीक है, इमेजिनरी थिंकिंग, इसको क्या कहते हैं, पूर्व अनुभव के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं काल्पनिक चिंतन हमारा कहलाता है। ठीक है, पूर्व अनुभव जो हमारे होते हैं उनके आधार पर जो हम कल्पना करते हैं वो हमारा कैसा चिंतन कहलाता है, काल्पनिक चिंतन कहलाता है। आगे देखते हैं तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। किसी भी चीज या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। यह चिंतन क्या है, सर्वोत्तम स्तर होता है। ठीक है, निम्न स्तर कौन सा होता है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। निम्न स्तर कौन सा हमारा होता है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। और क्या होता है, उच्च स्तर कौन सा होता है हमारा, सर्वोत्तम स्तर कौन सा होता है, ये तार्किक चिंतन होता है। इस चीज को आप नोट कर लेंगे, इस चीज को आप एकदम याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं एक टॉपिक हमारी निदान और उपचार, इसको भी देख लेते हैं। क्या है, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, उसको देख लेते हैं। इसी में क्या है, निदानात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक टीचिंग। इसमें क्या, निदान का होना। निदान का होना मतलब कारण को जानना, कारण को जानना। निदान क्या होता है, कारण जानना, यानी इसमें बच्चों की असफलता, कमियों, कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। निदान में क्या किया जा सकता है, कारण को जानेंगे। किसी भी चीज को क्या करेंगे, उनके कारण को जानेंगे, उनकी असफलताओं के बारे में जानेंगे, उनकी कठिनाइयों को जानेंगे, उनकी कमियों को जानेंगे। ये हमारा क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। इसके बाद क्या, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, उसको देखते हैं। रेमेडियल टीचिंग, बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उनका समाधान करना या फिर से दोबारा करवाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। भाई कोई भी चीज होती है, पहले किसी भी चीज के डॉक्टर पास जाएंगे, पहले निदान करेगा, पहले उस चीज को क्या करता है, पहले उसमें जो चीजें दी गई तो उसको समझेगा, भाई क्या चीज है, कौन सी बीमारी है, कैसे क्या है, पहले क्या करेगा, उसका निदान करेगा। फिर क्या, निदान के बाद क्या करेगा, उसका उपचार करेगा। उपचारात्मक शिक्षण में होता है कि बच्चों की कमियों, उनकी कठिनाइयों, उनकी असफलताओं के बारे में जानकर उनका उपचार किया जाता है। ठीक है, यही चीजें इसमें बताई गई हैं, निदानात्मक और उपचारात्मक। इसको आप पढ़ के जाइएगा, इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। तो अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो उससे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, शेयर कीजिए, एकदम जमकर शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सबको शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तो हमें हौसला मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा आप सपोर्ट करते रहिए। हम लोग आपके लिए डेली, हमारे शिक्षक बंधु सारे लगे हुए हैं, तो आप अगर सपोर्ट करेंगे तभी तो हमारे अंदर भी ऊर्जा आएगी। तो इसलिए अगर कोई भी डाउट हो, आपको जितना पढ़ाया गया इसमें कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में उसको पूछिए, उसको समझिए, उसको सोचिए, उस पर विचार कीजिए और हमसे पूछिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा चैनल फिर से कह रहे हैं पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।